केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पीओके से विस्थापित परिवारों को भी मिलेगी सहायता राशि। विजयदशमी के दिन भारत को फ्रांस से मिला पहला राफेल विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के साथ किया शस्त्र पूजन। कहा, बढ़ेगी वायु सुरक्षा के क्षेत्र में देश की ताकत। वाराणसी में नाटी इमली का प्रसिद्ध भरत मिलाप मेला हुआ संपन्न। राम और भरत के मिलन की लीला को देखकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। बरेली में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने भी रावण के पुतले का किया दहन। 3 तलाक, बहुविवाह, फतवा और घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों को मिटाने का दिया संदेश। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के 5% दैनिक भत्ता यानी डीए के बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% हो गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। वहीं इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। Major decision. It has increased dearness allowance by 5% of central government employees and pensioners. It will benefit nearly 50 lakh central government employees and 65 lakhs, 50 lakh central government employees and 65 lakh central government pensioners. It will entail upon nearly 16,000 crore rupees on the eve of Diwali. This will be paid from July 2019. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पीओके से विस्थापित हुए 5300 परिवार जो देश के दूसरे हिस्सों में बस गए हैं, फिर जम्मू कश्मीर में भी लौट गए, उन्हें 5.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में पैकेज घोषित किया था विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का, एक मुश्त एक दफा 5.5 लाख रुपए उनको सहायता राशि देनी थी और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसमें ये 5,300 परिवार शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनका वो जम्मू कश्मीर से बाहर प्रदेशों में गए, इसलिए उनके नाम उस लिस्ट में नहीं आए थे। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सभी 5,300 डिस्प्लेस परिवारों को भी ये 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। ये उनके साथ न्याय हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चेन्नई में चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। दोनों वैश्विक नेता 4 अलग-अलग बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग समुद्र किनारे बने रिजॉर्ट में रहेंगे, जहां से बंगाल की खाड़ी का नजारा दिखता है। दोनों नेता महामल्लपुरम के 3 प्रसिद्ध स्मारकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चेन्नई में होने वाले इस अनौपचारिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग कई अहम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये शिखर बैठक भारत और चीन के नेताओं को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी रखने का अवसर उपलब्ध कराएगी। भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल फ्रांस की उत्पादन इकाई में एक समारोह में इसे ग्रहण किया। कल विजयदशमी के मौके पर भारत को आकाश के इस महाबली को सौंपा गया।
रक्षा मंत्री ने इस मौके पर शस्त्र पूजा की। भारतीय वायुसेना के लिए इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इसने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रफाल वायु क्षेत्र में भारत की ताकत को तेजी से बढ़ाएगा। रफाल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी यानी गस्ट ऑफ विंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अपने नाम को सार्थक करेगा। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमको और मजबूती प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे आशा दीदी, चलो आप कुछ सुनाओ। ला दे, मुझे तो बस एक ही गाना आता है। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। आप किसी भी सरकारी अस्पताल जाकर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जुड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल द्वारिका स्थित डीडीए ग्राउंड में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में शामिल होकर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया। अच्छाई की बुराई पर जीत के इस त्योहार के मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि वो भी अपने अंदर के रावण को खत्म करें, तभी उत्सव को सही मायने में मनाया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं का सम्मान करने की अपील की तो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन के लिए सामूहिक योगदान का आह्वान किया। उन्होंने दीपावली के मौके पर लक्ष्मी के रूप में बेटियों का सम्मान करने की देशवासियों से अपील की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सभी के आदर्श हैं। आज ही के दिन उन्होंने बुराई के प्रतीक रावण का वध कर सभी को शुचिता से रहने का संदेश दिया। यही शुचिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन व्यवस्थाओं में भी देखने को मिलती है, जो आज दशहरा के मौके पर दिल्ली के एक रामलीला मैदान में मौजूद रहे। पीएम मोदी को मंच पर गदा भेंट करने के साथ ही पगड़ी पहनाई गई। उन्हें भगवान राम से जुड़े प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए। पीएम मोदी ने सामूहिक तरीके से चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। जो गर्व के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं, हम चुनौतियों के साथ चुनौती देने वाले भी हैं और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदलने वाले भी लोग हैं। समय रहते परिवर्तन लाना, और इसी का कारण है जब कोई कहता है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्यों नहीं मिटती, उसका कारण यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का विधिवत पूजन किया। उन्होंने दीपावली के मौके पर लक्ष्मी के रूप में बेटियों का सम्मान करने की भी देशवासियों से अपील की। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे शहर में इस दिवाली पर जिन बेटियों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, जो बेटियां दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं, हमने सामूहिक कार्यक्रम करके उन बेटियों को सम्मानित करना चाहिए। वो ही हमारा लक्ष्मी पूजन होनी चाहिए, वो ही हमारे देश की लक्ष्मी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के स्थापना दिवस पर बधाई दी। और जब भगवान हनुमान को याद करते हैं, तब विशेष रूप से आइए हम वायुसेना को भी याद करें और हमारे वायुसेना के सभी हमारे जाबाज जवानों को भी याद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मंचन का भी आनंद लिया। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से बाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। पीएम मोदी ने यह भी सीख दी कि भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना जरूरी है। गोरखपुर में असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर रामलीला मैदान हजारीबाग में मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नाथ परंपरा के अनुसार चली आ रही रीति रिवाज के अनुसार विजयदशमी के दिन प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण को तिलक लगाकर और विधि विधान से पूजा कर आरती की। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामलीला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद की जाती है और उसका मंचन किया जाता है। उन्होंने कलाकारों से राम और उनके भाव के बारे में जानने के बाद रामलीला का मंचन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलीला होने जा रही है, जिसमें 6 देशों के लोग भाग लेंगे। इंडोनेशिया में राम को लोग अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। यही हाल थाईलैंड सहित कई देशों का है। रामलीला हर जगह होनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को जानकारी भी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। भारत में सर्वमान्य रूप से सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। यही कारण है राम की संस्कृति एक महान संस्कृति बनी। दुनिया ने हाथों हाथ लिया। आज थाईलैंड के राजा अपने आप को राम के वंशज मानते हैं। थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयोध्या कहलाती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद जो नेशनल फेस्टिवल वहां का होता है वह रामलीला के साथ होता है, रामलीला के आयोजन के साथ जुड़ता है। राम को वे आज भी अपना पूर्वज मानते हैं, कहते हैं इस्लाम हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन राम
हमारे पूर्वज हैं, पूजा पद्धति बदली जा सकती है लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते हैं। और आज भी इंडोनेशिया के अंदर ये भाव इस रूप में देखने को मिलता है। लाओस में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में रामलीला का भव्य आयोजन, और उसमें से तमाम मंडलियां प्रतिवर्ष हम लोग अयोध्या बुला रहे हैं। अयोध्या के माध्यम से, रामलीला का मंचन के माध्यम से एक ऊंचाई दी जाती है। और मेरा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, रामलीला समिति प्रयास करे। जब आप यहाँ रामलीला का आयोजन करते हैं तो हर वर्ष अयोध्या श्री राम शोध संस्थान के साथ बातचीत करें और रामायण शोध संस्थान के साथ बातचीत करके विदेश से आने वाली रामलीला को भी एक दिन के लिए जरूर बुलाइए। 3 घंटे का उनका मंचन होता है, बहुत अच्छा मंचन होता है। आप भी देखेंगे कि दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति किस रूप में दुनिया के अंदर गई है, और उस भाव को अगर हम भी देखेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि राम वास्तव में हमारे लिए केवल एक उपासना के पात्र नहीं, बल्कि राम के जीवन का प्रत्येक अवसर हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान। और आइए दशहरे के मनाए जाने की प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मिली कुछ और समाचारों पर भी एक नजर डालते हैं। लखनऊ में ऐशबाग रामलीला समिति द्वारा 121 फीट के रावण दहन के साथ पहली बार प्लास्टिक बंदी की थीम पर भी एक और रावण बनाया गया। प्लास्टिक कचरे से निर्मित रावण को न जलाकर उसे मिट्टी में दफन कर दिया गया। इस अवसर पर रामलीला का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने हिस्सा लिया। लखनऊ में एक अन्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या एवं रावण दहन आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और मंत्री स्वाति सिंह ने हिस्सा लिया। रंगारंग कार्यक्रमों में बाल कलाकारों ने गीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। जिस तरीके से श्री रामलीला समिति ऐशबाग में प्लास्टिक के रावण का दहन हुआ और आतंकवाद का प्रतीक रावण का दहन हुआ, उसी प्रकार अलग अलग थीम पे अलग अलग जगहों पर हो रहा है। सुशांत गोल्ड सिटी में भी देखने वाला दृश्य है। दसियों हजार लोग जिस तरीके से आज भगवान राम की भक्ति में लीन है, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। दशहरा का उत्सव एकता, संवाद, समन्वय और आपस में मिलकर चलने का संदेश देता है। वाराणसी के नाटे इमली का विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप मेला विशाल जनसमूह के सामने आज अपराह्न सूर्यास्त होने पर आयोजित हुआ। मेले में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का मिलन के अलौकिक सीन को देखने के लिए लोग सवेरे से ही मेला स्थल पहुंचने शुरू हो गए थे। वाराणसी के यदुवंशी लाल पगड़ी और सफेद वस्त्र में अपने कंधे पर राम लक्ष्मण के विशालकाय रथ को परंपरागत ढंग से लेकर भरत मिलाप के मैदान में पहुंचे। उसके बाद महाराज बनारस हाथी पर सवार होकर राम और लक्ष्मण के रथ के करीब पहुंचे और रथ की परिक्रमा की। वाराणसी पुलिस की ओर से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लीला शुरू होने पर चारों भाइयों के इस अलौकिक मिलाप को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। 5 मिनट के दृश्य को देखने के लिए वाराणसी तथा आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाटे इमली पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के व्यापक प्रबंध किए। बरेली में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरे पर 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने रावण दहन किया। महिलाओं ने रावण दहन के माध्यम से समाज से बहुविवाह, फतवा, घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया। बरेली में अयूब खान चौराहा पर तलाक पीड़ित महिलाओं ने रावण का पुतला दहन किया। रावण दहन के माध्यम से उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त 10 कुप्रथाओं को समाज से खत्म करने का आह्वान किया। मथुरा और वृंदावन में विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा पंडालों से देवी की भव्य शोभा यात्राएं यमुना तट पर पहुंची, जहां देर रात तक देवी की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर घाटों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई भी दी।
वृंदावन में भक्त देवी मां के जयकारों के साथ शोभा यात्रा लेकर निकले। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकली शोभा यात्राओं के यमुना तट पर पहुंचने पर विसर्जन के लिए तैयार किए गए अस्थायी कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। देवी मंदिरों में 56 भोग के आयोजन किए गए। मथुरा में भी भक्तों ने बैंड बाजे और ढोल और नगाड़ों के साथ देवी प्रतिमाओं की शोभा यात्राएं निकालते हुए यमुना किनारे बनाए गए अस्थायी तालाब में मूर्तियों को विसर्जित किया। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि जो मूर्तियों का विसर्जन होगा वो एक तालाब बना करके जल भर के उसमें किया जाएगा। नगर निगम के लोग उसको जल भर रहे हैं, कल भी भरा था। हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया हमारे एसएसपी साहब ने, ताकि जो कल परसों में और आज भी हो सकता है 2-4 मूर्तियां आए, उन मूर्तियों का सम्यक रूप से विसर्जन हो सके, उसी के बाबत हम लोगों ने निरीक्षण किया। कार्यक्रम यह है कि यहाँ से वसंत चौथरे से लोई बिहार की प्राचीन देवी 211 वर्ष पुरानी देवी आज गंगा ये विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ करीब 9 दिन से उत्सव चल रहा है। और आज जो है यहाँ से भ्रमण करती हुई रंगनाथ मंदिर, चंगवी चौराया, गोपीनाथ बाजार से होती हुई केशी घाट पर मां का विसर्जन होगा। हरदोई में पिछले लगभग 40 वर्षों से दशहरा पर्व पर रावण वध और रामलीला का आयोजन नहीं होता था। मान्यता यह है कि हरदोई का नाम हरिद्रोही से अपभ्रंश होकर पड़ने के कारण यहां पर दशहरा पर्व पर रामलीला और रावण का वध का आयोजन कई वर्षों से बंद था। हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जनसहभागिता से इस भ्रांति को तोड़ते हुए असत्य पर सत्य की विजय की भावना के तहत दशहरा पर्व पर रामलीला और रावण वध के आयोजन को इस वर्ष शुरू कराया। मुख्यमंत्री ने भी जिलाधिकारी के इस प्रयास की सराहना की है। इस बार हरदोई में रामलीला मंचन के जरिए राम के चरित्र को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ के तहत बालिका कुश्ती के कार्यक्रमों में भी लोगों ने उल्लास के साथ भाग लिया। पूरे देश में दशहरे का पर्व मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं बुंदेलखंड के जालौन जनपद के कोंच नगर में रावण दहन एक अलग परंपरा के साथ किया जाता है। यहां रावण और मेघनाथ के पुतलों से राम और लक्ष्मण का सजीव युद्ध होता है। यहां रावण और मेघनाथ के पुतलों को अनोखे ढंग से जलाया जाता है। यहां पर कारीगरों के द्वारा रावण मेघनाथ के 40-40 फुट ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में रख दिया जाता है। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितना भी भागे उसका अंत निश्चित ही होता है। इस बार कोंच के अनोखे रावण दहन को देखने के लिए फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी भी कोंच पहुंची, जिन्होंने कोंच की रामलीला और रावण दहन को पूरे देश में अनोखा बताया। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक अभियान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज दशहरा पर्व के अगले दिन दशहरा मेला स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया। मेला स्थल पर फैली हुई गंदगी की आयोजित समिति ने सदस्यों ने नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से साफ सफाई की। मेला स्थल पर स्वच्छता अभियान को गति देने वाले स्वच्छताग्रहियों को सम्मानित भी किया गया। पूरी कमेटी मित्र मंडल समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सभी ने सामूहिक निर्णय लिया था कि जब मेला समाप्त हो जाता है तो उसके उपरांत जो गंदगी होती है उससे क्षेत्रवासियों को और यहाँ जो भी राहगीर निकलते हैं उन्हें निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो यही निर्णय लिया गया था कि जब भी मेला जैसे रात को समाप्त होगा तो अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले हम यही मेला को साफ करने का, स्वच्छ करने का प्रण करा था। और इसमें जो हमारी नीति चल रही है भारत सरकार की भी स्वच्छता की, उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जितने भी हमारे स्वच्छता मित्र हैं हमने उन्हें भी सम्मानित कर कर ये हमारे बीच के ही लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी हम मिलजुल कर काम करें और इस स्वच्छता को जितनी जल्दी हो उतना अच्छा इस ग्राउंड को साफ कर दें। मंत्री जी के द्वारा जो स्वच्छ अभियान चल रहा है उसमें जो सफाई व्यवस्था चल रही है उसमें हम अपना पूर्ण सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं और हम इसी प्रकार इस मार्शल पिच की सफाई में लगे हुए हैं ताकि आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। जैसे एक ग्राउंड था उसको हम वैसे ही साफ करके रखें जिससे यहाँ पे लोगों को कोई परेशानी या कोई बीमारी वगैरह ना हो।
समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। झांसी में एनकाउंटर के दौरान मारे गए पुष्पेंद्र यादव के मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ में आज अपर महानिदेशक कानून और व्यवस्था पीवी रामाशास्त्री ने बताया कि एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में भी एक दूसरी जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कि मुठभेड़ में मारे गए पुष्पेंद्र यादव पर पुलिस की बाइक चुराने का आरोप था। अपर महानिदेशक कानून और व्यवस्था ने बताया कि पुष्पेंद्र यादव पर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजनों द्वारा लेने से इनकार किए जाने पर पुलिस ने धार्मिक रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करा दिया। देखिए, पोस्टमार्टम की जहां तक प्रश्न है, पोस्टमार्टम भी विवेचना का भाग है फर्स्टली, और सेकेंडली तो जब एक ओर से कह रहे हैं कि पुलिस का मुठभेड़ है, तो इसमें तो डेफिनेटली इंजुरीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो अपना बयान देने के लिए अधिकृत है, वो अपना सार्वजनिक रूप से अपना एक बयान दिया है, उस पर अवश्य वेरीफाई किया जाएगा। देखिए, जो भी वेरीफाइबल फैक्ट्स होते हैं, ऑल वेरीफाइबल फैक्ट्स कैन बी इजीली वेरीफाइड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। मुरादाबाद की रहने वाली सुषमा कश्यप जिले के गांव में पिछले 4 साल से नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं। सुषमा की नशा मुक्ति मुहिम में बड़ी संख्या में वो महिलाएं और युवतियां जुड़ रही हैं जिनके परिवार नशे के नुकसान को झेल रहे हैं। सुषमा हर रोज विभिन्न गांव में लोगों के लिए चौपाल लगाती हैं, जिसमें नशे की लत रखने वाले लोगों के परिवारों से संपर्क कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए तैयार करती हैं। सुषमा के अभियान के बदौलत उनके ही गांव में 50 से ज्यादा लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। सुषमा के नशे के आदी चाचा की असमय मौत ने उनको समाज के लिए कुछ करने का जज्बा दिया और उनका मकसद अब नशा मुक्त समाज बनाने का है। इनका जो काम है सुषमा जी का बहुत ही सुंदर काम है और बहुत ही अच्छा जो अभियान चला रही है जी नशा मुक्ति का। इससे समाज में जो बहुत ही ज्यादा परेशानी नशे से बढ़ रही है। हर घर में बहुत, हमारे गाँव में तो साहब इतनी परेशानी है कि लोग सुबह से दारू पीने लगते हैं, और जब से जो गांव में हमारी हट्टी खुली है तब से तो और ज्यादा दारू की मुहिम ज्यादा चल रही है। ये बता रही हैं कि अपने घर की लड़कियों को, बच्चों को जो अपने माँ बाप को समझाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़कर जो अपने माँ बाप के लिए दारू छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इनकी जो मुहिम है बहुत ही अच्छी मुहिम है। काफ़ी टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले मेरे घर में ही मेरे चाचा जी की डेथ शराब पीने की वजह से हो गई थी, और जिसकी वजह से मुझे वहाँ से एक कह सकते हो कि सीख मिली, या मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अगर घर घर में शराब पीने की वजह से युवा जो घर का मुखिया होता है, अगर वही नहीं रहेगा तो हमारे घर के बच्चे इधर उधर हो जाएंगे और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी और उन बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिल पाएगा। तो बच्चे आने वाले टाइम में देश हित के लिए, समाज हित के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अपना ही ना ही भविष्य संभाल पाएंगे। फिर मैंने एक बार, मतलब कृष्णा बाल विद्या मंदिर में मैंने 12th पास किया। वहाँ पे एक डिबेट चली थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के ऊपर, तब मैंने वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुझे वहाँ से मान सम्मान भी काफ़ी मिला। उन लोगों से मुझे वहाँ से प्रेरणा भी मिली कि आप ऐसे ऐसे कार्य करो ताकि आपका नाम देश हित के लिए जाए और भविष्य में आने वाले बच्चे आपसे कुछ सीख ले सके। अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर पार्टी विधायक आराधना मिश्रा समेत पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रियंका है और मैं स्वागत करना चाहती हूँ प्रियंका जी के जो निर्णय हुए हैं। एक एक सदस्य जो उन्होंने बनाया है अपनी टीम में, वो पूरी सूझबूझ के साथ बनाया है। खासकर अजय कुमार लल्लू जी जो हमारे अभी तक सीएलपी लीडर थे, अब उनको प्रदेश की बागडोर संभाली गई है। मुझे पूरा विश्वास है वो ज़मीन से जुड़े हुए संगठन के व्यक्ति हैं। बहुत आंदोलन किया है उन्होंने और जनता की बात उन्होंने जन जन तक पहुंचाई है, तो मुझे पूरा भरोसा है
पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा और संघर्ष भी मजबूती से होगा। अलीगढ़ में ग्लास में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी कार्यालय पर आयोजित बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में इगलास सीट के उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। माननीय मोदी जी, योगी जी के विकास के कारण वह चुनाव हम लोग एक तरफा जीते। यह भी 11 उपचुनाव विकास के नाम पर हम जीतेंगे। गरीबों का सम्मान कैसे बढ़ाया जाता है, उनको सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और समाज में भी प्रतिष्ठा मिले। इसलिए देश का जनसेवक प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने वह स्वच्छता कर्मचारियों के पैर धोने का किसी ने काम किया तो देश का एक पहला प्रधानमंत्री। वाराणसी में 11 से 14 अक्टूबर तक होने वाले इंडिया कारपेट एक्सपो की तैयारियां कालीन नगरी भदोही में जारी हैं। मखमली रंग बिरंगी खूबसूरत कालीनों के लिए भदोही परिक्षेत्र की वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान है। सालाना कालीन उद्योग से 10,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें अकेले भदोही परिक्षेत्र की 50% से ज्यादा की भागीदारी है। इस मेले से मंदी की मार झेल रहे भदोही के कालीन उद्योग को काफी उम्मीदें हैं। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक इस एक्सपो में सबसे ज्यादा 57 खरीदार यूएसए से आ रहे हैं। इसके अलावा चीन से 36, ऑस्ट्रेलिया से 18, जर्मनी से 20, टर्की से 18, रूस से 15, इटली से 10 और स्पेन से 13 खरीदारों समेत अभी तक 342 विदेशी खरीदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष जम्मू कश्मीर से भी 6 निर्यातक कालीन मेले में अपने स्टॉल लगाएंगे। दीपावली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए रेपो रेट से लिंक रिटेल लोन की ब्याज दर 0.25% कम कर दी है। ब्याज दर में कटौती से होम लोन, ऑटो लोन समेत सभी रिटेल लोन सस्ते हो जाएंगे। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट घटाई है। इसके बाद अब रेपो रेट 5.15% पर आ गई है और बैंक अब भी इसका फायदा ग्राहकों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।